नमस्कार, प्रणाम। मैं विनोद कुमार। आज हमारे साथ मौजूद हैं रमेश उपाध्याय, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। तो आज इनसे हम चर्चा करेंगे विदेश नीति पे, विदेश जो आज का मुद्दा है, और बहुत सारे चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं। तो रमेश उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे भारत तक हिंदी चैनल में। आप चैनल के कार्यकर्ताओं को, विनोद जी आपको, आपके भारत तक हिंदी चैनल के भविष्य को लेकर के परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करेंगे कि उत्तरोत्तर आप विकास के लौ को जलाते हुए हिंदुस्तान के हर क्षेत्रों में आपका पकड़ सशक्त और मजबूत बने। इन्हीं कामनाओं के साथ आपको पुनः और आपके चैनल को और आपके दर्शक को राम सलाम प्रणाम जोहार। जय बड़ा देव, जय भीम, जय जय बाबा परशुराम, जय कुंवर सिंह तेगाधारी के साथ अभिवादन करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना हिम्मत देने के लिए और इस सम्मान के लिए। आप सभी लोगों का सम्मान करते हैं तो निश्चित तौर पे सभी लोग भी आपका सम्मान करते हैं। यही कारण है कि आप कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता बने हैं। आपसे आज एक हम क्वेश्चन कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन पूछूंगा। इजराइल और ईरान युद्ध में भारत के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, युद्ध शब्द ही अपने आप में अमर्यादित चीज है। सभ्य समाज युद्ध को स्वीकार नहीं करता है। ऐसे में इजराइल, अमेरिका और ईरान का जो युद्ध है जी, पूरे पृथ्वी के हर भूभाग के लिए कष्टकर, दुखकारक, हानिकारक है, जिसकी जितनी निंदा की जाए। चूंकि साम्राज्यवादी ताकतें अपने साम्राज्य के पूंजीवादी विस्तार के लिए कमजोर देशों पर लगातार हमलावर हैं, जिसकी निंदा हम पहले से करते आए हैं। जी, हम भारत के लोग कभी भी अमेरिका को पसंद नहीं किए। इसका रीजन यही रहा कि चीन और अमेरिका स्वार्थी मुल्क रहे हैं। जहां उनका स्वार्थ सधता है, उसके साथ दोस्ती की गांठ बांधते हैं। देखिए रमेश उपाध्याय जी, मैं बीच में एक चीज याद दिलाना चाहता हूं। जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, उसी वक्त पूर्वी पाकिस्तान को भारत ने आज़ाद करवाया। उस टाइम अमेरिका ने अपना युद्धपोत भेजा था। अगर रसिया हमारा साथ नहीं देता उस वक्त, तो हमारा देश पुनः गुलाम हो जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? सच यही है कि थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे हम आज़ादी के टाइम के। जी बिल्कुल। जब भारत आज़ाद हुआ, भारत के अंदर उद्योग के नाम पर कुछ था नहीं। रोजगार के नाम पर कृषि आधारित व्यवस्था थी, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी की गोरा सेना तथा कथित अमेरिकी सेना और ब्रिटेन के महारानी का दबाव बलवत हिंदुस्तान में अफीम और लील की खेती करने और कराने का था। हमारे देश में 3 कठिया कानून लागू था।
कि अगर 10 कट्ठा जमीन में आप कृषि उत्पाद लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको 3 कट्ठा जमीन में अफीम और नील की खेती करनी होगी, बताइए कितनी शर्मसार की बात है। जिसका विरोध हमारे मनीषियों ने किया। ईस्ट इंडिया कंपनी 7 समुंदर पार चली गई, गोरे सैनिक भी चले गए, लेकिन गोरे सैनिकों के तथाकथित औलाद जो आज हिंदुस्तान को हरास पहुंचा रहे हैं, जिनका धंधा ही मुखबिरी था, आजादी के तत्काल बाद हमारे मनीषी पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आजाद साहब, तत्कालीन शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद साहब जी, शहीद अम्बेडकर साहब, सबों का दर्शन अपने संविधान के साथ उद्योग स्थापित करने की हुई, जिसकी चिंता बढ़ी। तो नेहरू जी ने संपूर्ण व्यवस्था को, देश के बाहरी और भीतरी सुरक्षा को सुपुर्द करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तत्काल विधि मंत्री अंबेडकर साहब हुए, उनको दे करके एक तरह से उसको भिक्षाटन कीजिए कि शर्त और बिना शर्त जी भारत में उद्योग स्थापित करने के लिए पंडित नेहरू भिक्षाटन किए, वैसे जैसे महात्मा बाबू, मोहनदास करमचंद गांधी जी देश के आजादी के लिए भिक्षाटन किए, राष्ट्र का दौरा करके किसानों को जगाया, यहाँ के सेठ साहूकारों को जगाया, यहाँ के जमींदारों को जगाया, जिन्हें नहीं पचा सके तत्कालीन राजा और नवाब, इन्हें नहीं पचा सके। सेम वही चीज रसा और जापान बिना शर्त उद्योग स्थापित करने का काम हमारे भारत वर्ष में किया। शर्त एक रही कि आप जब एस्टेब्लिश कर जाओगे तो मैं अपने कारिंदों को लेकर के वापस हो जाऊंगा, जिसके बदौलत हिंदुस्तान में उद्योगों की स्थापना हुई, कुटीर उद्योग जागृत हुए, लघु उद्योग जागृत हुए और हिंदुस्तान में रोजगार पैदा होना शुरू हुआ, रोजगार का सृजन हुआ, तब पद बंटे, नौकरियां मिली। तो भारत आज आजादी के बाद 47 के बाद आज तक जो दौर चला है हमारे विकास का, ये गाल बजाने वाले लोग जो हिंदुस्तान के सत्ता में बैठे हुए हैं, उन तमाम औद्योगिक इकाइयों को बंद करके, तमाम शिक्षण संस्थाओं को मार करके, निजीकरण के रास्ते देश को गर्क में ले जा रहे हैं। औद्योगिक इकाइयां बंद हो गई, कुछ ले गया इनका नोटबंदी, कुछ ले गया कोरोना, कुछ जीएसटी, अब भांति भांति का कर, जिसकी वजह बड़े उद्योग तो तबाह हुए हैं, हमारा कुटीर उद्योग साफ चौपट हो गया। आप जहां बैठे हैं जी, इस क्षेत्र के 8 किलोमीटर के रेंज में कपड़ा उद्योग 1990 के आसपास तक अपना परचम लहराता था। बांग्लादेश, हाँ अपना बिहार में ही था, बिहार से उठ के बांग्लादेश में विस्थापन हो गया उसका। तो बांग्लादेश की उत्पत्ति इस उद्योग के रूप में बाद में हुई। तो ऐसे में आपने बांग्लादेश के बंटवारा की बात उठाई थी जी। तो बांग्लादेश का बंटवारा साहसिक कदम था। श्रीमती इंदिरा गांधी का मजबूत इरादा और संकल्प था, जिसमें टांग अड़ाने का काम अमेरिका ने वास्तव में किया था ना।
जिसका जवाब मित्र होने के नाते रूस ने मजबूती के साथ दिया। हमारे लड़ाकू पनडुब्बी के अंदर, चूंकि हम तो 600 काल में थे ना आजादी के जी, तो वैसे परिस्थिति में 7 बेड़ा अमेरिका हमें ध्वस्त करने के लिए, हमारे लोकतंत्र को परेशान करने के लिए भेजा था। जिसका अंत करने के लिए अपना बेड़ा उसके पीछे रूस ने लगा दिया और संदेशा दिया कि पीछे देख लो, हमारा 2 बेड़ा है, तुम अगर वापस नहीं लौटते हो तो तुम्हारे सभी बेड़ा को हम मार देंगे। तुम्हें हिंदुस्तान का सामना नहीं करना है, तुम्हें पाकिस्तान का सामना नहीं करना है, बांग्लादेश का सामना नहीं करना है, तुमको सामना रूस के सेना का करना है। इस बात को समझ जाओ। जिसकी वजह अमेरिका वापस लौटा। श्रीमती इंदिरा गांधी का आत्मबल, दृढ़ इच्छा शक्ति, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को बांट करके बांग्लादेश को स्वतंत्र वजूद दे करके वहां लोकतंत्र स्थापित करने का काम किया। वह कितना बड़ा साहसी एक निर्णय था। क्या ऐसे कोई प्रधानमंत्री हो सकते हैं जो इतना बड़ा साहसी कदम उठा के इतना बड़ा निर्णय लें? देखिए, कल क्या होगा, भविष्य के गर्व का मूल्यांकन अनुमान जरूर व्यक्त करता है इंसान, लेकिन भविष्य के गर्भ में छुपे हुए क्रिया तो ऐसे नहीं हुए हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया को ये चीज तो सभी लोग मानते हैं कि इतना व्यक्त कर साहसी देना प्रधानमंत्री आसान अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन ये सही है कि भारत ने जो राजनीतिक गलियारे में, सियासत के गलियारे में जिन लोगों को आजादी के बाद लाया, पंडित नेहरू जो हुए, उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी आए, माने क्रमशः प्रधानमंत्रियों का क्रम बढ़ते गया जी। लेकिन साहस के मामले में, रचनात्मक मूल्यों पर पहल के मामले में श्रीमती इंदिरा गांधी के समानांतर जाना अभी हमें आसान कोई नहीं दिखा। ये तो बात सभी दल के नेता मानते हैं कि उनके जैसा साहसी प्रधानमंत्री अभी तक नहीं हुआ है। श्रीमती इंदिरा गांधी को इस बात की जानकारी थी कि हमें मारा जाएगा, यहां तक उनको मालूम था। लेकिन मरने से पूर्व वह महिला कहती है कि मेरे खून का एक एक का कतरा राष्ट्र के निर्माण के काम आएगा। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, गरीबी दूर करने का एक ही जादू, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कठोर अनुशासन, कड़ा मेहनत। तब जाकर के इस लक्ष्य को पा करके हिंदुस्तान को सजाने, संवारने और बनाने में इतना सफल शासक सिद्ध हुई। अच्छा रमेश उपाध्याय जी, अभी देखिए युद्ध ईरान और इजराइल के बीच चल रहा है, गैस का जो रेट है बढ़ गया, और क्या क्या परिवर्तन होने वाला है अपने देश में, क्या क्या चीज का सामना करना पड़ेगा? और देखिए, अमेरिका की चाहत हमेशा से एशिया महादेश के अंदर अप्रीहेंशन पैदा करना, खलबली पैदा करना, आपसी अंतर्द्वंद पैदा करके एशिया के वजूद पर संकट खड़ा करना रहा है जी। चूंकि एशिया का भूभाग जो है हर दृष्टिकोण से, कृषि के दृष्टिकोण से, व्यवसायिक दृष्टिकोण से, यानी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर संरचना एशिया महादेश के अंदर प्रौढ़ होकर के प्रकट होती है, जो साम्राज्यवादी सत्ता को हमेशा सालती है, जिसको लेकर के एशिया क्षेत्र को विस्फोटक बनाए रखना साम्राज्यवादी सत्ता चाहती है, जिसके पूरक रूप में जैसे पाकिस्तान है, ऐसे ऐसे कुछ देश
अरब अमीरात भी इसी में है, खाड़ी के देश इसी में है। खाड़ी देश भी एशिया में ही आते हैं। हाँ, तो जब इसी में है तो एशिया का हार्ट लाइन है वो। वहां युद्ध का होना आयात और निर्यात को प्रभावित करना है। बिल्कुल सही बात है। तो आयात और निर्यात जब प्रभावित होगा तो निश्चित रूप से महंगाई बढ़ेगी। कहीं ना कहीं भारत का अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा, अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगा। दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है उसका मानक गोल्ड और पेट्रोलियम रहा है। यूरोपियन क्षेत्र यूरो का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जिस दिन करने लगा उसी दिन से यूरोपियन देश खटकने लगे अमेरिका को नजर में, जिसका परिणाम हुआ कि जब यूरो में सौदा और छोटे छोटे देशों के साथ, मुल्कों के साथ वहां के सिंबॉलिक रुपये में अर्थतंत्र में सौदा करना शुरू किया, इससे डॉलर फिसलने लगा, जो अमेरिका के लिए साम्राज्यवादी सत्ता के लिए चिंता का कारक रहा, जिसके फलस्वरूप अमेरिका हमेशा से एशियन मुल्क और यूरोपियन मुल्क पर टेढ़ी दृष्टि रखता है, जिसका परिणाम चाहे इजराइल अमेरिका का युद्ध हो, रूस और कोरिया का युद्ध हो, यूक्रेन, हाँ, यूक्रेन का युद्ध हो, अभी वर्तमान में ईरान और इजराइल का है। मतलब इसका यही नीति है कि विश्व में किसी भी दो देशों में हमेशा लड़ाई होते रहे, लड़ाई कराते रहे। देखिए, इसको ऐसे लीजिए कि उन देशों के उत्पाद को, चूंकि मुद्रा का निर्धारण सोना और पेट्रोलियम से होता है, तो सोना और पेट्रोलियम पर कब्जा कर लो, फिर दुनिया का अर्थतंत्र तुम्हारे मुट्ठी में होगा। जिस लालसा को लेकर के अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश जो हैं, अमेरिकी महादेश के जो देश हैं, वो हमेशा प्रयासरत रहते हैं। हमें भारत को उपनिवेश अपना बनाना चाहते हैं। जैसे अंग्रेजों ने व्यापार करने के नियत से भारत में आया, बिल्कुल, भारत में व्यापार किया जी, यहाँ के माहौल को, तत्कालीन राजा और नवाबों के अंदर अपनी जो महत्वाकांक्षा की फूट थी, जंग हुआ करते थे, जिसका लाभ उठा करके इन्हीं पर शासन करना शुरू कर दिया। तो सवाल यही है कि भारत को पुनः अमेरिकी साम्राज्यवाद अपना उपनिवेश बनाना चाहता है और पेट्रोलियम पर कब्जा करना चाहता है, जिसका विरोध ईरान मजबूती से कर रहा है। ईरान जहां स्थापित है वह जलडमरू क्षेत्र है, क्योंकि पेट्रोलियम का अधिकतर आयात और निर्यात जल मार्ग से, नेवी के जरिए होता है। तो जल मार्ग से होता है, किसी भी देश के जहाज को आने जाने के लिए उस जलडमरू से होकर के जाना है। जो क्षेत्र ईरान के करीब है, कल ईरान अगर कह दे कि मैं भारत के जलपोतों को इस क्षेत्र से नहीं निकलने देंगे, तो फिर हमारे यहाँ पेट्रोलियम नहीं आ पाएगा, नहीं आता। ऊर्जा के तमाम स्रोत सब खाड़ी देशों में ही है। ऊर्जा के तमाम स्रोत जो हैं पेट्रोलियम पर आश्रित हैं। भारत का निर्माण भी पेट्रोलियम पर आश्रित है। पेट्रोलियम है, एलपीजी गैस है ना। तो इन सबों का न आना कहीं न कहीं भारत के अर्थतंत्र को बिगाड़ने का काम है। जो मंशा ट्रंप के झांसे में आकर के मोदी ने अपने भारतीय संप्रभुता
और स्वाभिमान को खो दिया है। तो ऐसे परिस्थिति में महंगाई बढ़ेगा, महंगाई जब बढ़ेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगा। अब महंगाई और बेरोजगारी दोनों के मार से जनता तबाह होगी। ऐसे में खाड़ी देश हो या दुनिया का कोई भी मुल्क युद्ध कभी नहीं चाहता है और युद्ध का होना हमारे सेहत के लिए बहुत खतरनाक। युद्ध से अगर कोई फायदा होता है तो अमेरिका को ही होता है। ऐसी बात नहीं, हर जगह सफल आप और हम हो जाएंगे, अमेरिका सफल दिखाई देगा ये जरूरी नहीं है। हाँ, ये भी जरूरी नहीं है। चूंकि रूस और कोरिया के युद्ध में उसने अपना सारा ताकत लगा दिया, लेकिन रूस झुका नहीं झुका। सेम वही परिस्थिति आज ईरान और इजराइल के युद्ध में बनने जा रहा है। परोक्ष रूप से चीन और रसिया उसके पीछे खड़े हैं। ईमानदारी की बात यह है कि ईरान ने कहा कि मैं ऊर्जा क्षेत्र को सशक्त करने के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन इसको तो दिखाना था कि हम इसके यहाँ परमाणु संयंत्र स्थापित नहीं होने देंगे इस नाम पर। वो हमलावर है इसलिए कि उसको वहां के पेट्रोलियम को लूटना है। नेचुरल रिसोर्स जितना भी है उन पे कब्जा करना है, लूटना, यही मानसिकता है। हाँ, तो ऐसे में ईरान हमारा पुराना मददगार भी रहा है। हाँ, आजादी पाकिस्तान के ऊपर इसे समर्थन दिया था। पाकिस्तान से हम कंपैरिजन काहेला करेंगे? आप बांग्लादेश से हमको कंपैरिजन करना होगा तो हम चीन के साथ करेंगे। हमारी ताकत कश्मीर मुद्दा पे वोट किया था, वही बोल रहा हूं। लेकिन वीटो जो उसको मिला, वोटिंग का अधिकार जो था, उसमें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ईरान हमारे साथ रहा है। वही चीज मैं बोलना चाह रहा था। तो उस ईरान को त्याग करके अपने वेल मित्र को, अपने बेहतर साथी को नजरअंदाज करके और किसी बड़े के पास जाने की कामना रखना बचकाना हरकत है, जो हमारे देश के लोगों के, हमारे सत्ता के सेहत के लिए अच्छा। रमेश उपाध्याय जी, आपने कहा अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप के लिए, लेकिन एक ऐसा मित्र है जो 1 महीने का ऑर्डर देता है कि आप 1 महीने मैं आपको टाइम देता हूं। किसी स्वतंत्र देश को अमेरिका कैसे आदेश दे सकता है कि हम आपको 1 महीने का आदेश देते हैं कि आप रूस से तेल खरीदें? ऐसे कैसे दे सकता है? पहले आपको बता दूं कि अमेरिका कभी का हमारा मित्र नहीं रहा है। वही चीज, तो जब वो मित्र नहीं रहा है तो उससे उम्मीद काहे करेंगे? ये कूटनैतिक संबंध के आधार पर, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना है, हमारे उत्पाद, कृषि उत्पाद का निर्यात होता है, तो हर देशों में हमारा जाना आना रहता है। उसी तरह से कूटनैतिक संबंध हो सकते हैं अमेरिका के साथ, लेकिन अमेरिका न कभी मित्र था, न है, और भविष्य में भी नहीं रहेगा। बिल्कुल। अगर कोई इस तरह की चर्चा राजनीतिक गलियारे में करता है कि वो मित्र था, है, तो उनकी ये भूल है। तो भूल नहीं कहेंगे, उसको आत्मघाती कदम बताएंगे जी। रमेश उपाध्याय जी, आप कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। क्या कारण है भारत में या बिहार में या कहें तो महाराजगंज विधानसभा में एक सीट था कांग्रेस का, वो भी छीन लिया गया? देखिए भाई, गठबंधन की राजनीति अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अभी तक हम लोग थे, तो दुनिया की राजनीति सापेक्ष और निरपेक्ष धारा में चल रही है।
तो जैसे हम्म साम्राज्यवादी ताकत के विरुद्ध नेहरू जी बनाए थे गुट निरपेक्ष संगठन, जिसे इंदिरा जी ने आगे बढ़ाया अटल बिहारी वाजपेयी तक के कार्यकाल तक, जी मनमोहन सिंह के कार्यकाल तक जी गुट निरपेक्ष व्यवस्था में हम जीते थे। दुनिया के राजनीति में गुट निरपेक्षता हमारी राजनीति रही। सेम उसी तरह से सापेक्ष और निरपेक्ष जो राजनीति का शब्द है, जी हिंदुस्तान के अंदर भी जनहित में जी आम गरीबों के लिए राजनीति करने वाले लोग एक मंच पर आ गए। तो एक मंच पर आ जाने का अर्थ है कि गठबंधन की राजनीति प्रारंभ हो गई। तो ऐसे में गठबंधन में सीटों का आना जाना लगा रहता है। चूंकि जो हमारा वैचारिक मित्र है उसको भी हमारी ताकत लगे, वो भी हमको ताकत दे, हम दोनों मिल करके फांसीवादी सत्ता का उखाड़ फेंकने का काम करें। जी जी तानाशाही को उखाड़ फेंकने का काम करें। हिटलर शाही के उबाऊ व्यवस्था को उखाड़ फेंकने में सफल हो, इसके लिए गठबंधन की राजनीति होती है। तो यह रहा देश की बात। प्रदेश की बात में भी सेम वही है, लेकिन बेमेल गठबंधन का होना। जी चूंकि चुनाव के तत्काल बाद आप तो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, तो आप मीडिया वाले लोग अच्छे ढंग से विश्लेषित करेंगे ये कौन सा गठबंधन है। जिस गठबंधन में तय कुछ होता होता कुछ है। आप गठबंधन के अंदर हमको 56 सीट लड़ने के लिए देते हो जी, और उसमें 26 पर अपना फिर डमी कैंडिडेट लड़ा देते हो। तो ये गठबंधन धर्म का पालन तो हुआ नहीं हुआ। परिणाम ये हुआ कि राहुल और प्रियंका गांधी बिहार में चुनाव प्रचार से इनकार कर दिए, नहीं आए। इसका बहुत प्रभाव पड़ा होगा इलेक्शन के ऊपर में। प्रभाव पड़ा नहीं, हम तो गए सनम, तुमको भी ले गए। असच यही है, चूंकि उम्र के लिहाज तो आपसे कुछ कहे तो ठीक होगा नहीं, लेकिन सच यही है कि बिहार के राजनीतिक विश्लेषण में आप पाएंगे कि राष्ट्रीय जनता दल का अहंकार लालू जी के परिवार को, राजद परिवार को यहां तक धक्का दे करके गिरा दिया है कि कभी लालू प्रसाद यादव और उनके करिंदों ने कहा था कि बिहार में कांग्रेस का क्या है। कांग्रेस 3000 से लेकर के 20,000 तक वोट लेती है। परिणाम ये होता है कि लालू यादव सत्ता से बाहर हो जाते हैं, जो कल गए आज तक नहीं पहुंच सके हैं। अब फिर यही रवैया रही तो निश्चित रूप से लालू जी के साथ गठबंधन नहीं रह पाएगा। चूंकि सम्मानजनक समझौता, सम्मानजनक सीटों का तालमेल अगर रहेगा तो गठबंधन रहेगा, नहीं रहा तो नहीं रहेगा। जी अभी देखिए गैस के ऊपर में संकट आ गया। एलपीजी जो गैस है, अभी सभी लोग एजेंसी के ऊपर में अपना अपना सिलेंडर लेके लाइन लगाए हैं। ऐसा कहीं ना हो कि पेट्रोल के लिए भी ऐसा हो जाए, डीजल के लिए ऐसा हो जाए, तो सभी मशीनें और जितने भी मोटर, कार, बाइक सबके घर में ऐसे रखा रह जाए। देखिए इसमें दो तरह की बातें। एक तो युद्धक प्रभाव, जहां आमद नहीं हो रहा है, आयात नहीं हो रहा है, तो अभाव होगा। दूसरा
देश के अंदर काला बाजारी करने वाली ताकतें निरंकुश होकर के, चूंकि पेट्रोलियम के आयात प्रयात निर्यात और आयात में और वितरण में दो पूंजीपतियों का समावेश और प्रवेश है। किनका किनका? अदानी जी और अंबानी जी। सर्वविदित है, हमारा नेता राहुल गांधी इस पर चर्चा करता है। इन दो के लिए देश का राजा कुकर्म कर रहा है। तो ऐसे में काला बाजार को ताकत देने के लिए पेट्रोलियम आपूर्ति को के गति को शिथिल कर दिया गया हो। ये सही है कि युद्ध के होने से पेट्रोलियम जगत का अभाव, असंतुलित होना, निश्चित रूप से जब दुनिया में उसका अभाव है तो हमारे यहाँ भी अभाव होगा। अच्छा रमेश उपाध्याय जी बोलिए। हाँ, जो चर्चा सरकार कर रही है कि मेरे यहाँ 6 माह तक के लिए, हाँ वही चीज मैं पूछने वाला था। 6 माह तक के लिए आपूर्ति में कोई दिक्कत नहीं आएगा, हमारे पास परेशानी नहीं होगी, स्टॉक है। तो अगर स्टॉक है हाँ तो फिर जनता की इतनी लंबी कतार भारत के आर्थिक राजधानी मुंबई से चल करके, महाराष्ट्र से चल करके बिहार तक पहुंच गई है। जी जी जी, मैं स्वयं उसका भुक्तभोगी हूँ। कल लकड़ी जलाना पड़ा मुझे, मेरे परिवार के औरतों को, चूंकि अभाव, गैस मिला नहीं मिला और लंबा कतार लगा है। करीब हजारों के तादाद में लोग कतार में खड़े हैं गैस के लिए। यहाँ भी 4 दिन आपूर्ति नहीं हुआ महाराजगंज में गैस का, और 4 दिन के बाद 1 दिन आएगा। तो जो वाहन लाने वाला है उसकी क्षमता है ना, एक निश्चित क्षमता है। तो 400-500 अगर आपूर्ति करके लाया जाता है तो वितरण की व्यवस्था में एक अनार 100 बीमार, एक गाड़ी माल आया, हजारों हजार परिवार तबाह है उसके अभाव को लेकर के। तो निश्चित रूप से काला बाजार में हमारा माल जा रहा है और पेट्रोलियम के अभाव में अब देखिए हमारा खाद्य कारखाना प्रभावित होगा। बिल्कुल। लौह उद्योग भी, चूंकि अब बिजली के जरिए लोहा को गलाया जाता है, अब बिजली का उत्पादन हमारा आश्रित है। मतलब एक शब्दों में कहा जाए तो सभी व्यापार, हर क्षेत्र पंगु हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। बिल्कुल, हर क्षेत्र हमारा पंगु हो जाएगा। पेट्रोलियम के अभाव में महंगाई आसमान छुएगी। ऐसे में मैं आपके माध्यम से सत्ता में बैठे हुए लोगों को, सत्ताधीशों को आपके जरिए संदेश देना चाहता हूं कि अगर ईमानदारी से वो कह रहे हैं कि 6 माह के लिए आवंटन का पेट्रोलियम इनके पास है, तो उस व्यवस्था को संतुलित करें। जी बिल्कुल सही बात है। आयात की उचित व्यवस्था करें। जी, हमारे संप्रभुता पर और स्वाभिमान पर अमेरिका हमला करे, ये चीज भारत के लोगों को स्वीकार नहीं है। हमारे कृषि जगत को अब आयात हमारे यहाँ कृषि उत्पाद का हो, हमारा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित हिंदुस्तान के बहुत तेरे राज्य ऐसे हैं जहां कृषि उत्पाद और किसान मजबूती के साथ कृषि उत्पादन को देते हैं। हमारा आलू सड़े और रोड पर फेंका जाए, हम आलू मंगा करके अमेरिका से खाएं। हमारा 3 पखिया मकई, आप उस समय बहुत छोटे होंगे, हमारे यहाँ जो मक्का का उत्पादन होता था 5 मुखी और 3 मुखी वो मकई कहता था। 3 पखिया, 5 पख और 3 पख में 2 तरह की क्वालिटी होती थी, जिसका मिठास अपूर्व था,
जिस कृषि उत्पाद को मारने का काम विदेशी प्रवेश, आज अमेरिका के साथ जो डील हो रहा है, हमारे उद्योग, हमारे कृषि उत्पाद, इसके अलावा चूंकि कृषि उत्पाद में एक अन्न पानी नहीं है, उससे जुड़े सभी चीजें हैं, मछली है, दूध है, दूध पैदा करने वाले कारखाने हैं, ये सब प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए हम सरकार को आपके माध्यम से निंदित करने का काम करेंगे कि सरकार वैसे समझौताओं को खत्म करे और देश को विकास सोनमुखी रोजगार देने का काम करे। जी, ये थे रमेश उपाध्याय जी, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इनका अपना एक विचार है, आप इनके विचारों से कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके चैनल को, आपको।